हेलो स्टूडेंट्स, मैं सच्चिदानंद सिंह आपके मध्य बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहली श्रृंखला के कुछ प्रश्न लेके आपके मध्य में उपस्थित हुआ हूं। आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। हम आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न लेके उपस्थित हैं, जिसमें आप देखते हैं कि यह प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। अगर देखें तो द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट इज कंसर्न्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या सही विकल्प होगा इसका? जल्दी से इसको बताइए आप, क्या सही विकल्प होगा इसका? क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और जल्द से जल्द इसको, इस लिंक को जितना भी जल्दी शेयर करें, जल्द से जल्द। क्या सही विकल्प होगा? जल्द से बताएं। विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना क्या कहा जाता है इसको? कौन बताएगा क्या सही विकल्प है? विद्रोह की भावना गलत जवाब। दिव्या फिर से नेक्स्ट, और कोई बताए क्या सही होगा इसका? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था की देन है? किस अवस्था की देन है? कौन बताएगा? जल्दी से शेयर करिए। सही विकल्प है विद्रोह। विद्रोह कहने का मतलब, या सही विकल्प क्या है इसका? विद्रोह की अवस्था सही विकल्प होगा सी। सी ऑप्शन सही करिए। किशोरावस्था, किशोरावस्था में क्या करते हैं? रिवोल्ट। यहां पर बालक क्या करता है? विद्रोह। तो सही विकल्प क्या होगा इसका? सी ऑप्शन, मतलब कि तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, आप ही देखिए। दूसरे प्रश्न को देखिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? और आगामी जो सीटेट का एग्जाम 31 तारीख को, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसमें आपको मैच करना, मिलाना है। जल्दी से बताइए। इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये थार्नडाइक ने दिया है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर का है। सीखने का शास्त्रीय सिद्धांत ये पावलोव का है। और सीखने का समग्र सिद्धांत हल का। इसमें से पूछा गया है क्या सही नहीं है। यहां पे बताना आपको क्या सही नहीं विकल्प है। इस बात का ध्यान देखेंगे, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। इसमें से 3 विकल्प सही हैं, एक गलत है, तो जो गलत विकल्प है उसको बताना है आपको। सही आंसर टिक करिए। सही आंसर जल्दी जल्दी शेयर करिए, और लोग भी जुड़िए जल्दी से। सही आंसर बताइए, क्या सही होगा इसका? चैट बॉक्स में आप टाइप करिए क्या सही आंसर होगा, बताइए। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक का, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का, सीखने का शास्त्रीय सिद्धांत जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं, पिछली बार यूपी टेट में आया वो प्रश्न है, और सीखने का समग्र सिद्धांत हल का। कौन सही बताएगा? क्या सही विकल्प होगा? सही विकल्प आपसे बता दें कि सीखने का सिद्धांत, यहां पे सही विकल्प क्या है? डी। डी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन गलत है। सीखने का समग्र सिद्धांत, समग्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कोट, लेविन, कोपका और कोहलर ने दिया है। हल ने प्रबलन सिद्धांत दिया है। इसलिए ये तीनों विकल्प जो हैं ए, बी, सी, ये तीनों विकल्प सही हैं। क्या सही नहीं है? तो यह विकल्प सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हमारा डी ऑप्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट? डी ऑप्शन सही नहीं है, कहने का मतलब यही विकल्प है। सीखने का समग्र सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, समग्र सिद्धांत का मतलब है, इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट वर्ड जर्मन भाषा का वर्ड है। ये सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि गेस्टाल्ट वर्ड किस भाषा का शब्द है, तो गेस्टाल्ट वर्ड जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन
और जितने भी कुर्टलेविन, कोपका, कोहलर और ये लोग जितने भी लोग जर्मनी में पैदा हुए, ये सारे कहीं ना कहीं, तो इसलिए इसको गेस्टाल्ट। तो सही विकल्प क्या होगा? डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी टेट 2016 में पूछा गया, 17 में पूछा गया। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं। कौन है इसका प्रतिपादन? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, क्या सही है इसका विकल्प? जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, सही विकल्प क्या है इसका? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर, पावलोव, थार्नडाइक, गेस्टाल्ट। क्या सही विकल्प है? इस प्रयास एवं भूल को कई नामों से जाना जाता है। एसआर थ्योरी, एसआर स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको बंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और किस नामों से जाना जाता है? कौन बताएगा? जल्द से बताइए, जल्दी से टाइप करिए। आशीष, दिव्या, आशीष, वंदना पांडे, स्नेहा श्रीवास्तव। सही विकल्प सी, बिल्कुल सही। सही विकल्प सी है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए, थार्नडाइक, इनका पूरा नाम है E.L. थार्नडाइक। कहने का मतलब है एडवर्ड एल थार्नडाइक, इन्होंने क्या दिया? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जिसको हम ट्रायल एंड एरर, इसको पूछ लिया जाए, कई नामों से जाना जाता है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, कहीं ना कहीं संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, इसी को कहते हैं स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। क्लियर? तो आप गलती नहीं करेंगे। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे चौथा प्रश्न है, जल्दी से आप शेयर करिए, और भी लोगों को जल्दी से शेयर करिए, और लोग भी जुड़ जाएं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इस तरह के प्रश्न नए ट्रेंड हैं, जिसमें आप देखते हैं अब की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, क्या नहीं है? इसका मतलब इसमें से 3 सही है, एक विकल्प नहीं है, इसलिए कहा जाता है क्या नहीं है। तो आपको सही विकल्प चुनना है। इसमें से क्या चुनना है कि इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आप देखिए क्या होगा इसमें। पहला है विकास वंशानुक्रम, और ये और शब्द लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। सही विकल्प बताइए। विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। सही विकल्प क्या होगा इसमें? कौन बताएगा? क्या है सही विकल्प? आंसर टाइप करिए जल्दी से। कहने का मतलब इसमें क्या है? सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब कि 3 विकल्प यहां पर सही हैं। बिल्कुल निधि, स्नेहा, बिल्कुल सही जवाब आपने सी कहने का मतलब कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। यह बात गलत है, ऐसा नहीं है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों में, जैसे वंशानुक्रम को यक्ष और हेरिडिटी, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि इस बात को आप देखें कि आप देखते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो योग होता है, इसको दोनों को मिला करके ही डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। विकास संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित हो, ये बात बिल्कुल गलत है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास सतत प्रक्रिया है जो पूरे जीवन तक चलती रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं यह भी बिल्कुल सही। यहां पूछा गया क्या सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सीटेट में 31 तारीख को ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये सीटेट का प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। इसलिए सी विकल्प आपका होगा कि क्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी, डी ऑप्शन गलत है। बिल्कुल आप सही विकल्प सी है। आशीष तिवारी, सी विकल्प सही है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अब देख रहे स्क्रीन पे आपके सामने प्रश्न आया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जीन पियाजे जैसे आप देखते हैं
जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इनका नाम पिगेट है, तो कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी को पिगेट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 साल। सही बताइए, क्या सही होगा? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 4 से 8 साल, 5 से 8 साल। व्हाट इज द एज ऑफ प्रोपोर्शनल स्टेज इन द पिगेट थ्योरी? ठीक है, क्या होगा इसका? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। क्या सही विकल्प होगा? जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, पीओएस, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या सही विकल्प होगा? क्या सही है? जन्म से 2 साल, 0 से 2 साल, या 2 से 7 साल, 4 से 8 साल, या 5 से 8 साल। क्या सही विकल्प होगा? जल्दी से बताइए, टाइप कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आकाश, बिल्कुल। निधि बिल्कुल सही, यशस्वी भी बिल्कुल सही, निधि भी सही, बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन। क्या आंसर होगा? बी, ठीक है। 2 से 7 साल, तो कहीं ना कहीं आप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। जल्दी जल्दी और लोग भी जुड़ जाए, शेयर करिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? भाषा विकास से संबंध है, अगला प्रश्न, बिल्कुल ध्यान से आप करिए। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? भाषा का विकास किस मनोवैज्ञानिक से संबंध है? आप देखिए, विनय, चोम्स्की, पावलोव और मास्लो, 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए आपके सामने। आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट, यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, भाषा का विकास से संबंधित कौन मनोवैज्ञानिक है? कौन? टाइप करिए, जल्दी से बताइए। क्या सही ऑप्शन है? बिल्कुल सही, प्रभाकर मौर्य, दिव्या रावत बिल्कुल सही, लक्ष्मी यादव बिल्कुल सही, निधि तिवारी बिल्कुल, विनय पाठक बी बिल्कुल, विनय केशव त्रिवेदी बिल्कुल सही ऑप्शन। चॉम्स्की, चॉम्स्की का नाम सबने सुना हो। भाषा विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है? चॉम्स्की। आप गलती नहीं करेंगे, भाषा विकास किससे संबंधित है? चॉम्स्की से। तो कहीं ना कहीं इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास? तो बी ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन बताएगा? सही विकल्प, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल आशीष तिवारी, बिल्कुल सही बताया था आपने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी की जो बात की जा रही है, द्विकारक सिद्धांत की जो बात की जा रही है, उस सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन, उस मनोवैज्ञानिक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। क्या सही होगा? क्या सही विकल्प है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही निधि, आकाश बिल्कुल सही, आकाश, लक्ष्मी बिल्कुल सही विकल्प। थॉर्नडाइक का बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं होंगे। फिलिप बर्नन नहीं होंगे, स्टर्न भी नहीं है। तो क्या बचा? क्या बचा? सही विकल्प बी, बिल्कुल नहीं। सादुल इस्लाम जी, ये सही नहीं है, बिल्कुल कहीं ना कहीं स्पीयरमैन, स्पीयरमैन बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत का, उसमें 2 कारकों में आपको बताया गया है। एक कारक को क्या कहते हैं? सामान्य कारक योग्यता, और एक को विशिष्ट कारक योग्यता कहते हैं। सामान्य कारक को हम जी से डिनोट करते हैं और विशिष्ट को हम यस से करते हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। तो सही विकल्प क्या होगा? स्पीयरमैन, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है? प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? आप देख लीजिए एक बार फिर से, सीखने के मुख्य नियम, आपको पता है कि सीखने का नियम किसने दिया है? सीखने का नियम पहले तो ये बताइए किसने दिया है, सही बताइए, सीखने का नियम किसने दिया है? चैट बॉक्स में टाइप करिए, सीखने का नियम किसने दिया है? किस मनोवैज्ञानिक के साथ जुड़ा हुआ है? चैट बॉक्स में मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। सीखने का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही निधि, बिल्कुल सही विनय,
थार्नडाइक, थार्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। 3 नियम गया है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, 3 नियम दिया है। तो आप इसको कह सकते हैं एक्सरसाइज का नियम, प्रभाव का नियम, इफेक्ट का नियम, तत्परता का नियम, रेडीनेस का नियम, 3 नियम दिए हैं। और ये तीनों नियम क्या हैं? ये तीनों नियम को हम कहते हैं कहीं ना कहीं मुख्य नियम है। मतलब मुख्य नियमों को हम प्राथमिक नियम भी कहते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं यह भी थार्नडाइक का ही नियम है, लेकिन यह नियम क्या है? गौड़ नियम है। यह नियम क्या है? गौड़ नियम। इसलिए पूछा गया है कि सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। टोटल सीखने के थार्नडाइक ने 8 नियम दिए हैं, जिसमें 3 नियम उनके मुख्य नियम है, 5 नियम उनके गौड़ नियम है। गौड़ को हम द्वितीयक नियम भी कहते हैं और मुख्य नियमों को हम प्राथमिक नियम भी कहते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज है। इस बात का बिल्कुल अगर आपसे पूछ लिया जाता है, संख्या में यूपी टेट में प्रश्न आने वाला है कि सीखने के मुख्य नियम या कितने हैं, तो आप कहेंगे 3। सीखने के द्वितीयक नियम कितने हैं, गौड़ नियम कितने हैं, आप कहेंगे 5। और थार्नडाइक के अनुसार सीखने के कुल कितने नियम हैं, तो विकल्प लगाएंगे 8 सही होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब तो यहां पर आपको पता हो गया कि सीखने का जो मुख्य नियम नहीं है, मुख्य नियम नहीं है, वह कौन सा नियम है? बहुअनुक्रिया का नियम है, मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम है, यह सीखने का गौड़ नियम है। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टल सिद्धांत प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ये मिसप्रिंट है, ये फैटल नहीं, ये कैटल है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कैटल यहां पे सही है, कैटल। क्या सही विकल्प होगा? बुद्धि के, बिल्कुल सही, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही है, क्या सही विकल्प है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत, फ्लूइड कहीं ना कहीं लिक्विड और फ्लूइड क्या है, क्रिस्टल सिद्धांत प्रतिमान के प्रतिपादक कौन सही होंगे? सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल लक्ष्मी, ए सही है। नीतू जी ए, बिल्कुल नीतू सही है। ये विनय पाठक, कैटिल, गुड, वेरी गुड। निधि श्रीवास्तव, आर बी कैटल। सही विकल्प क्या है? कैटिल। बुद्धि के तरल सिद्धांत को किसने दिया है? कैटिल ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग शेयर करिए और भी अपने दोस्तों को जल्दी से जोड़िए, और लोग भी जल्दी से जुड़ जाएं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर, कोहलर का नाम आया है, एक अलग तरह का प्रश्न है आपके बीच में। ये देखिए, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर के द्वारा प्रतिपादित आपसे सिद्धांत नहीं पूछा गया है, यहां पर क्या पूछा गया है? कोहलर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? किस विधा से जुड़े हुए हैं? अभिप्रेरणा से जुड़े हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हैं, या व्यक्तित्व से, या अधिगम से? क्या सही विकल्प होगा? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल निधि बताइए, बिल्कुल। रजनीश कुमार, वंदना पांडे, सही विकल्प, सही विकल्प डी, बिल्कुल सही विकल्प। कहीं ना कहीं कोहलर ने जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत का नाम है इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, जो कि अधिगम का सिद्धांत है। इसलिए कोहलर जो जुड़े हुए हैं अधिगम के सिद्धांत से जुड़े हुए। सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल। अधिगम का सिद्धांत सही विकल्प, बिल्कुल सही विकल्प। लक्ष्मी बिल्कुल, धरेश्वर साहू जी बिल्कुल, ए नहीं डी होगा बेटा, डी होगा, डी अधिगम का सिद्धांत। प्रेरणा मोटिवेशन से नहीं जुड़े हैं, विकास से नहीं जुड़े, व्यक्तित्व से नहीं जुड़े, किससे जुड़े हैं? अधिगम से। कौन सा सिद्धांत है? इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि कोर्ट लेविन, कोपका, कोहलर, ये सब क्या है? गेस्टाल्टवादी हैं। बिल्कुल गलत मत करिएगा, बिल्कुल शिवांश अवस्थी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? ये बिल्कुल एक नया प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण, सोशलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है? इसमें बड़ा सतर्क होकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस हैं। इसमें कौन ऑप्शन सही है? बिल्कुल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स में कहीं ना कहीं इस बात को देखते हैं, ये गलत टाइपिंग है, इसमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि चाइल्ड के विकास में, सामाजिकरण में सोशलाइजेशन होना चाहिए, यहाँ पर सोशलाइजेशन वर्ड गलत टाइप हो गया है। तो कहीं ना कहीं सामाजिकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, आप बताएंगे। मीडिया की, विद्यालय का, परिवार का और पास पड़ोस का। क्रम क्या सही है? क्रम को एक बार आप देख लेंगे चारों का, 1 2 3 4, 3 और 1, 2 और 3, 1 3 और 4, क्या सही होगा? बिल्कुल 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 सही है। शिवांश अवस्थी बिल्कुल सही है। महिमा सबका बिल्कुल, शिवांश अवस्थी बिल्कुल विकल्प सही है आपका। क्या सही विकल्प है? देखिए एक बार, बिल्कुल सामाजिकरण वर्ड है, समाज, क्योंकि परिवार समाज वर्ड है, सामाजिकरण वर्ड है, इसमें इस बात का ध्यान दीजिएगा। सबका रोल होता है बालक के सामाजिकरण में, मीडिया का भी रोल होता है, विद्यालय का भी रोल होता है, परिवार का भी रोल होता है और पास पड़ोस का भी रोल होता है। किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए सही विकल्प क्या होगा? सभी 1 2 3 4 सभी विकल्प सही हैं, इसमें चारों विकल्प सही हैं, तो सही विकल्प ए, पहला विकल्प सही है, बिल्कुल सही। ठीक है ना विनय पाठक, बिल्कुल सही। ठीक है, तो सही विकल्प ये होगा, बिल्कुल गलती मत करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक बार पढ़ लीजिए इसको सब लोग। वह विधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है? संक्रमण काल, ट्रांजिशनल पीरियड पूछा जा रहा है। बिल्कुल, वयस्कता, मेच्योरिटी के संक्रमण, ट्रांजिशनल वर्ड यूज हुआ है, की पहल करती है, उसे क्या कहते हैं? आप बिल्कुल बताइए क्या सही होगा इसमें। बिल्कुल टिक करिए, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताइए आप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशनल पीरियड, गलत प्रिंटिंग है, ट्रांजिशनल पीरियड टू, कहीं ना कहीं आप इसमें बात करते हैं एडोलेसेंस की, या कहीं ना कहीं वयस्कता की बात हो रही है, एडल्टहुड की बात हो रही है, वयस्क काल का की कहीं ना कहीं मेच्योरिटी की बात हो रही है। आप यहां पर देखते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, संधि काल की बात हो रही है या संक्रमण काल की बात हो रही है। संक्रमण काल उस काल को कहा जाता है जहां पर बालक कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है, कहीं ना कहीं वह या निर्णय नहीं ले पाता उसके पहले कि हमको क्या करना है, कहीं क्या नहीं करना है, उस अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प क्या है आपका, बताइए। बी ऑप्शन, एडोलेसेंस। कहीं ना कहीं आप सही विकल्प देख रहे हैं, बी सही है, बी फॉर ब्लैक, तो गलती नहीं करेंगे। संक्रमण काल, किशोरावस्था को बारे में स्टैनले हॉल ने कहा है, 4S सिद्धांत दिया है। 4S, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रोमन, स्ट्राइप कहा है इसको, सबसे समस्यात्मक काल कहा है, संक्रमण काल कहा है। किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था होती है, इसलिए कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि संक्रमण काल, तो संक्रमण काल किससे संबंधित है? किशोरावस्था से, बिल्कुल। और किशोरावस्था पर एक पुस्तक भी लिखी है स्टैनले हॉल ने, उस पुस्तक का नाम है एडोलेसेंस। पूछी जा सकती है सुपरटेट के लिए विशेष रूप से कहीं ना कहीं कि किशोरावस्था के लिए उस पुस्तक का क्या नाम है? एडोलेसेंस। बिल्कुल भूलेंगे नहीं, आप नोट डाउन कर लेंगे, इसलिए यहां पर सही विकल्प लगेगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। बिल्कुल आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करिए और लोगों को जोड़िए जल्दी से। सही विकल्प क्या है इसमें? बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ये पूछा गया प्रश्न है, सीटेट का प्रश्न है, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, 31 तारीख के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित होना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित कर देना चाहिए, या पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए। बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में क्या करना चाहिए शिक्षक को, जल्दी से बताएंगे आप। सही विकल्प क्या है? चिल्ड्रेन शुड क्वेश्चनिंग इन द क्लास, बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, बी इनकरेज टू आस्क, बी डिस्करेज टू आस्क, नॉट टू बी अलाउड टू आस्क। क्या सही होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही संजय, बिल्कुल मयंक मिश्रा, बिल्कुल विनय पाठक, क्या सही है? बच्चे को पूछने के लिए आपको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि बच्चा, जैसे ये प्रश्न इसी से मिलता जुलता आया था, जब बच्चा कक्षा में कोई जिज्ञासा उत्पन्न करता है कोई प्रश्न के बारे में, तो उसकी जिज्ञासा को तुरंत शांत करनी चाहिए, इसलिए मतलब कि बच्चे को पूछने के लिए आप प्रेरित करेंगे। सही विकल्प क्या होगा? बी, बी विकल्प सही है, बिल्कुल एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब सही अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल एक कहीं ना कहीं सूक्ष्म शिक्षण सुपर टेट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बहुत लोग जल्दी से बताएं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? जल्द से जल्द बताएं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? पूछा गया प्रश्न है इसमें। माइक्रो टीचिंग, जिसको सूक्ष्म शिक्षण को बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है। ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है, यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। बिल्कुल देखिए, इस बार पूरी प्रायिकता है सुपर टेट में आने की। इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न में शामिल है इसको। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है शिक्षण, टीचिंग, योजना बनाना। ये टीचिंग गलत प्रिंट है, टीचिंग होगा। ठीक है, टीचिंग, प्लानिंग, फीडबैक, इंट्रोडक्शन। क्या सही होगा? चारों में से सही विकल्प बताइए। सूक्ष्म शिक्षण का सबसे प्रथम पद क्या होता है? बिल्कुल सही विकल्प, बिल्कुल सही, योजना बनाना, प्लानिंग करना, योजना बनाना, प्लानिंग। माइक्रो टीचिंग के अनुसार जो भारतीय प्रतिमान है उसमें 36 मिनट की होती है। माइक्रो टीचिंग कितने समय की होती है? 36 मिनट की होती है। और इसके 6 चरण होते हैं। क्या चरण होते हैं? 6 चरण, चाहे तो नोट भी कर लीजिए। पहली है प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, टीचिंग, रीफीडबैक। 6 स्टेप्स होते हैं। प्लानिंग करते हैं हम, योजना बनाते हैं, शिक्षण करते हैं, फीडबैक लेते हैं, फीडबैक को हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं, फिर रीप्लान करते हैं, रीटीचिंग करते हैं, रीफीडबैक करते हैं। 6 स्टेप्स होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल सबसे पहला स्टेप जो है प्लानिंग करना, योजना बनाना। गलती नहीं करेंगे आप। एक प्रश्न और अगर आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रतिमान में माइक्रो टीचिंग के कितनी अवधि होती है? कितनी अवधि होती है? 36 मिनट, 36 सेकेंड। बिल्कुल बात सही आ गई समझ में। नेक्स्ट 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने, 15 नंबर। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, क्या कहलाती है? बिल्कुल प्रश्न को सुनिए पहले ध्यान से। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाती है? जल्दी से शेयर करिए और लोग भी जुड़िए। बिल्कुल बताइए जल्दी से, क्या सही होगा इसमें? सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। बिल्कुल शेयर करिए जल्दी जल्दी, और भी लोगों को जोड़िए, जल्दी से शेयर करिए अपने ग्रुप में। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, उन्नति का मतलब कोई प्रगति नहीं होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? सीखने का वक्र। ये वक्र है, वक्त नहीं है, वक्र, कर्व, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। क्या सही विकल्प है इसमें? बिल्कुल सही बताइए, क्या विकल्प सही होगा? रजनीश कुमार बी, बिल्कुल सही। स्नेहा बी, बिल्कुल सही आंसर। मयंक मिश्रा, निधि तिवारी, जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही विकल्प है। सीखने का पठार को क्या कहते हैं हम? प्लेटू ऑफ लर्निंग। जब सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो, एक समय के बाद, जैसे मान लीजिए आप लर्निंग कर रहे हैं, और कहने का मतलब आप लर्न कर रहे हैं और आपके सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यही जो कंडीशन होती है। लाख प्रयास आप करते हैं लेकिन यहीं पर सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसी को कहते हैं सीखने का पठार। क्या बोलते हैं? प्लेटू ऑफ लर्निंग। तो सही विकल्प क्या है? सीखने का पठार। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फिर से सुन लीजिए प्रश्न को। ये यहां पे द के बाद कामा रहेगा। द इंस्टिंक्ट थ्योरी, ये विस्प्रिंट है, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाई, मतलब कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत अभिप्रेरणा से जुड़ी हुई है। कौन दिया है? कौन प्रतिपादक है इसके? फ्रायड है, क्लार्क एल है, सी एल है, इसको मैकडूगल है या मॉर्गन है? कौन सही विकल्प है आप बताइए, कौन सही है इसमें से? सही टिक करिए, जल्दी से जुड़िए आप लोग। कौन सही है इसमें? प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्या सही विकल्प होगा? बिल्कुल सही विकल्प, बिल्कुल सही आंसर आप कर रहे हैं। स्नेहा श्रीवास्तव गलत आंसर,
बिल्कुल रजनीश कुमार बिल्कुल सही। मैकडूगल, आप याद रखिए, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है। इसी के आधार पर 14 संवेग भी हैं। तो मूल प्रवृत्ति आधारित जो व्यवहार है कहीं ना कहीं 14, इसलिए आप म से मैकडूगल, म से मूल प्रवृत्ति, अगर हिंदी के वर्ड में याद रखते हैं तो म से मैकडूगल, म से मूल प्रवृत्ति, तो आप म को याद रखिए, गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना। इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दिया है? मैकडूगल ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने, सॉरी 17 नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने, देखिए, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? आप बताइए। पुरस्कार, रिवार्ड इज व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन, किस प्रकार की प्रेरणा? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष, या ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष? पॉजिटिव एंड डायरेक्ट, पॉजिटिव एंड इनडायरेक्ट, नेगेटिव एंड डायरेक्ट, एंड नेगेटिव एंड इनडायरेक्ट। पुरस्कार, बिल्कुल बताइए सही आंसर क्या होगा? पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, या धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष? सही बताइए, क्या सही होगा इसका? बिल्कुल उदय, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। रजनीश कुमार बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी और लोगों को भी शेयर करिए, जोड़िए जल्दी से। पुरस्कार एक तरीके से धनात्मक है और प्रत्यक्ष है, जिसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव और डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है, इसलिए सही विकल्प होगा ए विकल्प। एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो ए विकल्प सही है। क्या सही है? ए विकल्प। आप कहीं ना कहीं अगर यह आपको अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता तो वह प्रत्यक्ष श्रेणी में जाता, लेकिन यह पुरस्कार आपको सामने से प्रत्यक्ष रूप से दिया जा रहा है, इसलिए सही विकल्प क्या होगा? धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष। गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल अश्विनी मौर्य जी, एक सही है आपका विकल्प। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, आप देख लीजिए इसको। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, किस वर्ष से प्रभावित हुआ? आरटीई एक्ट, बहुत ही फेमस एक्ट है आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, किस वर्ष से प्रभावी हुआ या किस वर्ष से लागू हुआ? यह प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आप इसको आंसर बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? सचिन सिंह बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। रजनीश कुमार बिल्कुल सही विकल्प, बिल्कुल बिल्कुल। स्नेहा श्रीवास्तव, देखिए इसमें आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, क्योंकि अमेंडमेंट आया, संसद में बिल आया 2009 में, और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। सही विकल्प क्या होगा? 2010, 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष, आपसे पूछा जाए कंफ्यूज करने के लिए कि आरटीई एक्ट 2009 कब लागू हुआ, 2009 इसमें लगा रहेगा, यहां पर नहीं लगा है, लेकिन लगा के भी प्रश्न पूछा जाएगा। आप सोचेंगे कि 2009 में है तो 2009 विकल्प सही होगा। नहीं, संसद में अमेंडमेंट आया था 2009 में, लेकिन वो लागू हुआ था पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को। तो सही विकल्प क्या होगा? 2010, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रजनीश कुमार, बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है बेटा, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? इस प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? क्या कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, बिल्कुल जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, जल्दी से शेयर करिए, और भी शेयर करिए आप लोग अपने दोस्तों को, जल्दी से जोड़िए। निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? विच ऑफ द फॉलोइंग द सोशल मोटिव्स, कौन सा सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास, सेल्फ प्राइड, लव, हंगर एंड थर्स्ट। प्रेरक बताइए,
बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक प्रेरक सही विकल्प, आत्मगौरव की अनुभूति, सामाजिक प्रेरक है आत्मगौरव। कहीं ना कहीं सेल्फ प्राइड को हम सामाजिक प्रेरक बोलते हैं, जिससे हम आत्मानुभूति भी कहते हैं। जो आत्मगौरव होता है आत्मसम्मान के लिए कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है, उसको हम कहते हैं सामाजिक प्रेरक। इसलिए सही विकल्प होगा एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए विकल्प सही है। बिल्कुल 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 सचिन सिंह, बिल्कुल सही विकल्प है आत्मगौरव बेटा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह प्रश्न आपके सामने एक बार दूसरे रूप में है। इसी के संबंधित एक प्रश्न का आंसर आप कर चुके हैं। फिर से देखिए, यह प्रश्न अपने आप में आपके सामने फिर से एक बार है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। Who propounded the stimulus response theory? S for stimulus, R for response। अभी बताया हूं एक प्रश्न में। कौन सही विकल्प है? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर। क्या सही विकल्प है? बिल्कुल टाइप करिए, बिल्कुल लिखिए, क्या सही विकल्प है, जल्दी से बताइए। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बिल्कुल सही विकल्प। आप देखते हैं पावलोव नहीं है, थॉर्नडाइक को अभी बताया था हमने कुछ देर पहले आपको। E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जैसे इसी को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं, बंधन सिद्धांत भी कहते हैं, बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है ना, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है इसको। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा, नाम बदल देगा आपसे, यही है, कहीं ना कहीं नाम आपसे बदल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा, कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल पूछिएगा, एक बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, 2017 यूपी टेट का प्रश्न है ये। पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, बिल्कुल बताइए क्या सही विकल्प है? डिसेबिलिटी टू रीड एंड राइट इज क्या कहा जाता है? ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, अप्रैक्सिया। 4 विकल्प आपके सामने हैं, क्या विकल्प सही होगा? बिल्कुल बताइए। अमर मिश्रा, बहुत सही, बिल्कुल बहुत सही बेटा, आगे बढ़िए। पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया। सही विकल्प बी, सही विकल्प आपका है डिसलेक्सिया। पढ़ने और लिखने की अक्षमता जो होती है उसको क्या बोलते हैं? हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। बिल्कुल बी सही। विनय पाठक, स्नेहा श्रीवास्तव, अंजुम प्रजापति, बिल्कुल सही विकल्प आपका है डिसलेक्सिया। जल्दी जल्दी और भी शेयर करिए और लोगों को भी जोड़िए। डिसलेक्सिया सही विकल्प क्या होगा? डिसलेक्सिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एक नया प्रश्न है जिसका देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारक क्या है? यह प्रश्न आपके सामने है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील, जिसको कहते हैं MDM, मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्याह्न भोजन योजना। क्या इसका, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसको शुरू करने के पीछे का रीजन क्या है? बिल्कुल आप बताइए। समाज में कहीं ना कहीं विस्तार करना, मतलब कि टू एक्सपेंड सोसाइटी, समाज का विस्तार करना, यहां पर क्या होगा? मिसप्रिंट है। रोजगार में वृद्धि करना, या नामांकन संख्या में वृद्धि करना, या अध्यापकों का विकास करना। क्या सही विकल्प होगा? सारे विकल्प में से देखिए क्या सही विकल्प है, बिल्कुल टाइप करें। बिल्कुल नीतू जी बिल्कुल सही विकल्प बता रहे हैं। मयंक मिश्रा 3 बिल्कुल, आदित्य तिवारी, अमर मिश्रा बिल्कुल सही, विनय पाठक। नामांकन संख्या में, बच्चों की नामांकन संख्या में वृद्धि करना, कहने का मतलब है बच्चों की नामांकन संख्या में वृद्धि करना, नॉमिनेशन में वृद्धि करना, ताकि वह विद्यालयों में आए। इसीलिए कहीं कि MDM के पीछे का एक मेनू भी होता है पूरे 6 डेज का। तो नामांकन संख्या में वृद्धि करना, सबसे जो मूल धारणा है मिड डे मील की वही है कि नामांकन संख्या में वृद्धि करना। इसको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है।
अब अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? बताइए, स्क्रीन पर आपके सामने है। बिल्कुल मयंक मिश्रा कह रहे हैं सर रोज कब लाइव आते हैं? बिल्कुल आज ये इस श्रृंखला का पहला लाइव सेशन आपके सामने है। इसके बाद हम डेली आपको एग्जाम बड़ी चैनल पे आपका नोटिफिकेशन मिलेगा और हम फिर कल आपके सामने 8 बजे आएंगे एक नए सेगमेंट के साथ, इसी के आगे। लेकिन अभी हम आपके मध्य में रहेंगे। ये प्रश्नों की श्रृंखला 30 प्रश्नों की श्रृंखला है, पहले दिन आज, तो कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और कल फिर हम लोग 8 बजे मिलेंगे। लेकिन इसी बीच आपके सामने प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? बिल्कुल शेयर करिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। एग्जाम बड़ी चैनल यूट्यूब पे सभी वीडियोज, सुपर टेट, टेट, यूपी टेट और आपके सीटेट के सारे वीडियोज आपको इसमें मिलेंगे। आप देखिए सभी विषयों के वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए आप, जितना ज्यादा हो सके। सही विकल्प, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? इसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड विच पर्पज, क्या है इसका मोटिव? बिल्कुल कहीं ना कहीं दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा, दिव्यांगजनों की शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या सही होगा इसमें से? दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, दिव्यांगजन की शिक्षा, क्या सही होगा? सही करिए, शेयर करिए जल्दी जल्दी आप लोग और लोगों को। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होगा, पर्यावरण शिक्षा नहीं होगा, तो क्या बचा? दिव्यांगजन। दिव्यांगजन या दिव्यांग, पहले यह वर्ड क्या था? विकलांग कहा जाता था। विकलांग को अब यह इस नई गवर्नमेंट में इसको दिव्यांग वर्ड यूज किया गया। तो दिव्यांग मतलब कि कहीं ना कहीं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो कहीं ना कहीं डिसेबल्ड है, ऐसे लोगों के लिए यह वर्ड यूज, दिव्यांग, इनके लिए आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, वह ऐसे विद्यालयों के लिए, इनको कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा जो विशेष विद्यालयों में होती है, ऐसे बच्चों के लिए नियम बनाता है, कानून बनाता है, कहीं ना कहीं इसके लिए आरसीआई की स्थापना, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय पुनर्वास परिषद। बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, तो सही विकल्प क्या होगा? सी, दिव्यांगजन की शिक्षा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? एनसीईआरटी, आपने नाम सुना होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। यह भी अपने आप में एक प्रश्न है, पूरा नाम दे देगा, पूछ लेगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, जिसको हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ, कब प्रस्तुत की गई? ईयर पूछा गया, कब प्रस्तुत की गई? आप बताइए, सही विकल्प बताइए। बिल्कुल, अंजुम प्रजापति, रजनीश कुमार, अमर मिश्रा, विनय पाठक, बिल्कुल सही विकल्प, आप सही बता रहे हैं। 1986 में नहीं, 1986 में हमारी क्या आई थी? नेशनल प्लानिंग ऑफ एजुकेशन आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। यह विकल्प गलत है। 1992 में नहीं, 2005 सही विकल्प क्या है? सी, सी विकल्प है 2005। एनसीएफ 2005 में आया था। यह क्या है? एक दस्तावेज है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा क्या है? एक शिक्षा से संबंधित एक दस्तावेज है, जिसको किसने दिया है? एनसीईआरटी ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे संस्तुतियां हैं। इसको कहीं ना कहीं ये 2005 में आया है। सही विकल्प क्या होगा? सी विकल्प सही होगा। बिल्कुल, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। कहीं न कहीं यह प्रश्न विकास से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है कि विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित है। सही विकल्प बताइए। मस्तिष्क या मस्तकाधोमुखी है, इसका नाम है। मस्तिष्क से निकट से दूर का नियम 1 और 2, ठीक है, या इसको शिरोमुखी भी कहते हैं नियम हम कहीं न कहीं। ठीक है, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत की बात करते हैं। निकट से दूर का नियम, निकटस्थ, और कहीं न कहीं 1 और 2, न तो 1 और 2। क्या सही विकल्प है इसमें?
इसमें पूछा गया आपसे कि विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है, मतलब किसमें से विकास के कौन से दो नियम है जिसमें सम्मिलित है और कौन से नहीं है। क्या सही विकल्प होगा? सही बताइए, बिल्कुल सही बताइए। सिरों पर देखो ना, एक नियम इसका होता है कहीं ना कहीं सिर से पैर की तरफ, सिरोपदभूमिक नियम जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं मस्तक दोमुखी नियम। निकटस्थ, निकट से दूर का नियम विकास का एक क्रम है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है और विकास निकट से दूर की तरफ होता है, सिर पदोभूमिक, सुना होगा आपने। तो अब इसके आधार पे बताइए क्या सही हो। बिल्कुल निखिल शुक्ला बता रहे हैं सही ऑप्शन। मयंक मिश्रा सही विकल्प, 1 और 2 दोनों विकल्प सही है आपके, बिल्कुल सही। मयंक मिश्रा, अंजुम, राइट आंसर है आपका सी। क्या है राइट आंसर? मस्तिष्क को सिरा पदोभूमिक भी कहते हैं, निकट से दूर की तरफ कहते हैं, इसलिए दोनों नियम विकास के नियमों में सम्मिलित हैं, इसलिए सही विकल्प होगा 1 और 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो प्रश्न नंबर 27 है। अभी जल्दी में मनाया गया है लुईस ब्रेल का जन्मदिन मनाया गया है, अभी इसी हफ्ते बीता है। देखिए ब्रेल लिपि के जनक कौन है? हमने बोल भी दिया आपको कहीं ना कहीं बातों बातों में कि लुईस ब्रेल, ब्रेल लिपि के जनक चार्ल्स ब्रेल, लुईस, ये पूरा नाम है इनका लुईस ब्रेल, गलत लिखा हुआ है लुईस ब्रेल, लुईस ब्रेल, वार्ड बियर ब्रेल, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर है? ब्रेल लिपि के जनक, क्या सही होगा? सही बताइए, ब्रेल लिपि के जनक। गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लुईस ब्रेल, लुईस ब्रेल। ब्रेल लिपि का उपयोग क्या होता है? कहीं ना कहीं आप आंसर में चैट बॉक्स में टाइप करिए, ब्रेल लिपि का उपयोग हम कहां करते हैं, किस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए। चैट बॉक्स में आंसर करिए, ब्रेल लिपि का उपयोग हम कैसे बच्चों को करते हैं पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर हम पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का, मतलब कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ब्रेल लिपि का, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं ब्रेल लिपि ऐसी होती, कहीं ना कहीं उसमें वैसे शब्द होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो ब्लाइंड बच्चे हैं, मतलब उसको अगर आपसे ऑप्शन आता है ब्लाइंड बच्चे तो ब्लाइंड को लगाएंगे, या अगर दिव्यांग बच्चे आते हैं तो दिव्यांग को लगाएंगे। तो सही विकल्प अगर इस तरह के आता है तो ब्रेल लिपि आप याद कर लेंगे, लुईस ब्रेल, गलती नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो प्रश्न हमारा है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न को फिर से ध्यान से एक बार पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए। विच वन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के विकास को कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित करता है? एक हमारा पहला कारक है कहीं ना कहीं जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इंडोक्राइनल ग्लैंड्स, पौष्टिक भोजन जो हमारे न्यूट्रिशन डाइट्स होती हैं, हमारे डिजीज और कहीं ना कहीं इंजरीज जो हमारी होती हैं, या उपरोक्त में से सभी, या ऑल ऑफ दीज एबव, सभी आंसर्स। क्या आंसर सही होंगे? सही आंसर बताइए। विपिन, विपिन का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर। फिर से प्रश्न को एक बार और पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? सही आंसर बताइए, क्या सही होगा? इसमें सारे कारक सही हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारक हैं, आनुवंशिकता, वातावरण, ये सभी कारक भी कहीं ना कहीं बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसमें सही विकल्प क्या होगा? डी, डी फॉर डॉग, डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर क्या है? डी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल गुलनास बिल्कुल सही, जितेंद्र गौतम जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही विकल्प, सचिन कुमार डी बिल्कुल सही है आपका। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये सही विकल्प है डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये आपके स्क्रीन पे अंतिम प्रश्न है, जिसे ये अंतिम प्रश्न आपके सामने है आज का। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जल्दी से बताइए। पीडब्ल्यूडी एक्ट, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट,
पीडब्ल्यूडी एक्ट कब लागू किया गया? क्या है इसका सही विकल्प? सही बताइए, क्या सही होगा आंसर इसका? पीडब्ल्यूडी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? मयंक मिश्रा कह रहे हैं नहीं पता। बिल्कुल कोशिश करिए, बिल्कुल। विनय विपिन का आंसर सही है। यस, सही विकल्प आपका बी 1995। प्रोविजन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसको बोलते हैं दिव्यांगजन के लिए प्रोविजन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में लागू हुआ। कहीं ना कहीं 1995 में आया था, तो यहां पर सही विकल्प 95 लगेगा। ठीक है, तो आप इसको देख लिए, कहीं ना कहीं 95 तो सही करेंगे। बी फॉर ब्लैक, तो बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 प्रश्नों के साथ आए हैं। कल हम लोग फिर आपसे इसी समय रात को 8 बजे मिलेंगे एग्जाम बड़ी चैनल पे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।